चोल साम्राज्य, जिसने विदेशों तक किया शासन। दक्षिण भारत से लेकर फिलीपींस तक फैला था जिनका साम्राज्य, और जिनका नियंत्रण दक्षिण चीन सागर तक था। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में एक तमिल राजवंश था, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। अपने चरम काल में चोल साम्राज्य विश्व की सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्तियों में से एक था। आरंभिक चोल कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में शासन कर रहे थे, परंतु उस समय उनका साम्राज्य नहीं था। वे पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय पल्लव राजा नंदीवर्मन के सामंत थे। विजयालय ने 848 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर लिया और चोल साम्राज्य की नींव रखी। चोल राजवंश को इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल साम्राज्य का और भी विस्तार किया। दक्षिण भारत में पांड्यों और चेरों को जीत लिया। चोल साम्राज्य राजराजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। राजराजा प्रथम ने दक्षिण भारत और श्रीलंका के अधिकतर भाग में विजय प्राप्त की। उसने दक्षिण पूर्व एशिया में भी नौसैनिक अभियान चलाए। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विरासत को जारी रखते हुए मालदीव, इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों और मलय पेनिनसुला तक जीत हासिल की। अब हम राजेंद्र चोल के विजय अभियानों की चर्चा कर लेते हैं। पहला, मलय विजय। राजेंद्र चोल ने मलय राज्य पर हमला करने के लिए एक विशाल नौसेना भेजी। मलय सेना को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने मलय राजा महेंद्रपाल द्वितीय को हराकर उसे एक जागीरदार बना दिया। अब दूसरा, श्रीलंकाई विजय। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर हमला करने के लिए एक भूमि सेना और नौसेना भेजी। श्रीलंकाई सेना को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के राजा मैत्रीपाल को हराकर उसे एक जागीरदार बना दिया। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, कंबोडियाई विजय। राजेंद्र चोल ने कंबोडिया पर हमला करने के लिए एक नौसेना भेजी। कंबोडियाई सेना को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने कंबोडियाई राजा सूर्यवर्मन को भी हराकर उसे एक जागीरदार बना दिया। अब चौथी विजय की चर्चा कर लेते हैं, यानी लाओस। लाओस की विजय। राजेंद्र चोल ने लाओस पर हमला करने के लिए एक भूमि सेना भेजी। लाओस सेना को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने लाओस के राजा सोमनाथ को हराकर उसे एक जागीरदार बना दिया। भारत का समुद्री सिल्क रूट 6वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा। राजेंद्र चोल की विजयों ने इसे और सुरक्षित बनाया। भारत का समुद्री सिल्क रूट प्राचीन भारत और एशिया के अन्य हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बना रहा। यह मार्ग भारत के पश्चिमी तट से शुरू होकर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक जाता था। इस मार्ग पर व्यापार के माध्यम से भारत ने दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक और वैचारिक आदान प्रदान किया। चोल साम्राज्य में कला और साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास पर चर्चा कर लेते हैं। चोलों ने कला, वास्तुकला और साहित्य की समृद्ध विरासत छोड़ी है। उनके मंदिर तमिल वास्तुकला के कुछ सबसे प्रभावशाली उदाहरण हैं और उनकी कांस्य मूर्तियों को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, जिसमें नटराज की मूर्ति प्रमुख है। चोलों ने तमिल साहित्य का भी संरक्षण किया और उन्होंने तमिल साहित्य के कुछ महानतम कार्यों का उत्पादन किया, जैसे कि कंबन रामायण और पेरिया पुराणम। चोल स्थापत्य कला के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। तंजौर का बृहदेश्वर इसमें प्रमुख है। यह मंदिर चोल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर शिव को समर्पित है और इसका निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया था। इसका मुख्य आकर्षण इसके शीर्ष पर रखा हुआ गोल पत्थर है, जिसका वजन 10 टन है। यह आज भी एक रहस्य है
कि 10 टन वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं गंगईकोंड चोलपुरम का राजराजेश्वर मंदिर। यह मंदिर भी बृहदेश्वर मंदिर के समान ही भव्य और विशाल है। यह मंदिर भी शिव को समर्पित है और इसका निर्माण राजा राजा चोल प्रथम ने करवाया था। तीसरा, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। त्रिभुवन का कंपहरेश्वर मंदिर। यह मंदिर शिव को समर्पित है और इसका निर्माण कुलतोंग चोल प्रथम ने करवाया था। चोल स्थापत्य भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इन मंदिरों ने दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चोलकालीन शासन व्यवस्था, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य में विभिन्न प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते थे। स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था अच्छी तरह से विकसित थी। चोलकालीन शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा को देवराज या देवराजाधिराज कहा जाता था। राजा को धर्म का संरक्षक और राज्य का पालनहार माना जाता था। राजा का अधिकार सर्वोच्च होता था और वह राज्य की रक्षा, न्याय और प्रशासन का कार्य करता था। दूसरा पद है मंजी। मंजी राजा के निजी सचिव थे। ये राजा के आदेश को लिखते थे और राजा के निर्देशों का पालन करते थे। मंजी को राजा के सबसे करीबी सहयोगियों में से माना जाता था। तीसरा था आमात्य। आमात्य राजा के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। वे विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते थे और राजा के विभिन्न कार्यों का संचालन करते थे। आमात्यों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था, जैसे कि सेनापति, वित्त मंत्री, न्यायाधीश आदि। चौथा, स्थानीय प्रशासन। चोल काल में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था ग्राम, कुर्रम, नाडु और मंडल के रूप में थी। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। कुर्रम ग्रामों का समूह होता था। नाडु कुर्रमों का समूह होता था। मंडल नाडुओं का समूह होता था। पांचवा है अद्वितीय नौसेना। चोल नौसेना ने चोल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उसके सम्मान में भारतीय नौसेना ने राजेंद्र चोल के नाम पर 1972 में एक नेवल ट्रेनिंग एकेडमी का नाम टीएस राजेंद्रन रखा था और चोल साम्राज्य की माइटी नेवल पावर का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत मार्को पोलो ने बताया कि चोल राज्य में सैनिकों की निष्ठा ऐसी थी कि राजा की मृत्यु के बाद राजा के मुख्य अंगरक्षक राजा के अंतिम संस्कार में अपना बलिदान कर दिया करते थे। अब हम राजेंद्र चोल तृतीय की बात कर लेते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक जिन्होंने 1279 तक शासन किया। इसके बाद चोल राजवंश भारत से समाप्त हो गया। हालांकि यह केवल भारत में समाप्त हुआ था, परंतु इसकी एक शाखा फिलीपींस में 16वीं सदी तक रही, जिसकी स्थापना एक चोल राजकुमार राजमुडा लोमया ने की थी, जो वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित करने गए थे। चोलों ने दक्षिण चीन सागर में अपनी शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने वहां कई मंदिर बनवाए, जिसके बाद स्पेनिश आक्रमणों के चलते चोल साम्राज्य वहां से भी समाप्त हुआ, परंतु उन्होंने फिलीपींस की संस्कृति और धर्म पर जो प्रभाव डाला वह वहां आज भी जीवित है। दोस्तों, अगर आपके लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।